हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम प्रीक्योर में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे लास्ट 2 वीक्स के। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हम टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो आपका कोझिकोडे वायनाड प्रोजेक्ट है जो केरला सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके उत्तराखंड सरकार जो प्लान कर रही है प्लांटेशन ड्राइव की दूसरे स्टेट्स में टू क्लियर देयर ओन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बैकलॉग, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में, नासा द्वारा जो रिसेंटली चर्चा में है। फिर हम बात करेंगे जो आपका यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है उनके जो टेलीस्कोप्स ने रिकॉर्ड किया है एक स्टार के लास्ट मोमेंट्स के बारे में। फिर हम लास्ट में बात करेंगे जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको 60 साल कंप्लीट हो गए इस साल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आज का आपका पहला टॉपिक है कोझिकोडे वायनाड प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली ही आपकी जो केरला सरकार है उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें आपकी 7 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो कि मानी जा रही है थर्ड लॉन्गेस्ट होगी आपकी कंट्री में। ठीक है जी। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसके दो पॉइंट्स कौन कौन से, तो आपका कोझिकोडे हो गया, एक वायनाड हो गया। ठीक है जी। उसके अलावा जो ये टनल है ये काफी टाइम से एक कैंपेन चल रहा था, क्योंकि जो उसका ऑल्टरनेटिव रोड था जिसे हम बात करें थम्मासरे घाट रोड, वो काफी कंजेस्टेड रहता था और उसमें काफी लैंडस्लाइड रहती थी हैवी मानसून की वजह से। तो इस वजह से काफी इस टनल की डिमांड थी। ठीक है जी। और जो उस रोड की अगर हम बात करें थम्मासरे घाट रोड की, तो उसकी जो वाइडनिंग की प्रपोजल थी वो काफी टाइम से मिनिस्ट्री में पेंडिंग थी। हालांकि जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो आपका अभी करंटली प्रपोज्ड रूट है उसमें काफी आपके सेंसिटिव पैचेस हैं जहां पर एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ठीक है जी। जो आपके सोलर ट्रैक्ट्स बेसिकली आपके हाई एल्टीट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो आपका एक एलिफेंट कॉरिडोर है वो भी इस रीजन में आ रहा है जहां पर ये टनल बननी है। ठीक है जी। तो इस पे काफी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसके अभी ही हाईलाइट में आ चुके हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको ये थोड़ी एक प्री इंफॉर्मेशन की आपकी चलियार और कबानी दो रिवर्स हैं जो कि इस रीजन में फ्लो करती हैं और वो कर्नाटका की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है जी। अब एक और इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज है पता होने के बारे में कि जो आपका रीजन है ये आपकी टोरेंशियल रेन के लिए जाना जाता है मानसून के। हम एक तरीके से एक हैवी रेन को भी हम टोरेंशियल रेन कहते हैं, बट उसमें जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपका नेशनल वेदर साइंस ने क्राइटेरिया रखा है कि इसको हैवी रेनफॉल तब डिफाइन करेंगे जब उसकी कॉम्बिनेशन आपकी 0.3 इंचेस पर आवर होगी। ठीक है जी। तो उसको हम टोरेंशियल रेन कहेंगे। तो इस तरीके की जो हैवी रेनफॉल है उसके क्या क्या डेंजर्स हैं ये भी आपको, अगर प्री स्पेसिफिक नहीं तो थोड़ा सा आपको मेन स्पेसिफिक की आपको थोड़ी सी नॉलेज इन चीजों की जरूरी है। तो जैसे कि आपका रन ऑफ हो गया कि जब आपका जो ग्राउंड एब्जॉर्व करता है वाटर, जब आपकी रेन होती है और ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है तो कुछ हद तक ही ग्राउंड एब्जॉर्ब कर पाता है। जो आपका ऊपर स्टे करेगा वाटर वो रन ऑफ क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपकी सॉइल इरोजन होगी। इसमें फ्लडिंग भी आपका एक हैवी आउटकम है टोरेंशियल रेन का। मड स्लाइड्स हो गए जिसकी वजह से काफी हद तक काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, काफी आपकी जो रोड की कनेक्टिविटी है वो काफी दिनों तक बंद रहती है। ये आपका ज्योग्राफी स्पेसिफिक जितना भी हो सकता था इस टॉपिक से, तो वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश की। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं आज का आपका। तो उत्तराखंड सरकार प्लांटेशन ड्राइव की प्लानिंग कर रही है ऑल स्टेट्स में, क्योंकि जो उनका अपना कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन बैकलॉग है उसको क्लियर करने के लिए। तो बेसिकली पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आपका कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या है। तो सिंपल सा फंडा इसमें यही है कि अगर कोई लैंड है वो ट्रांसफर की जा रही है किसी कंपनी को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, सपोज उसने वहां पर इंडस्ट्री लगा दी, तो इस लैंड की जितनी ये लैंड ट्रांसफर हुई है उतनी ही लैंड पर आपको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, मतलब आपको प्लांटेशन करनी पड़ेगी वहां पे। और इसका हिसाब क्या होता है कि आपके इसमें आपके 1100 प्लांट्स लगाए जाते हैं 1 हेक्टेयर पे। ठीक है जी। तो ये इसका हिसाब किताब होता है। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई उत्तराखंड सरकार में, जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, उनकी मीटिंग में ये पता लगा कि उनकी कुछ अभी बैकलॉग चल रही है, कि उनका भी 9035 का हेक्टेयर का बैकलॉग चल रहा है, इतनी अभी उनको और प्लांटेशन करनी है। बट जैसा कि उनका स्टेट का डेटा है 3500 हेक्टेयर तक तो वो अकोमोडेट कर सकते हैं, बट जो उनका बाकी एरिया बचता है जो उनको जहां पर उनको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करनी है उसके लिए उनके पास सूटेबल लैंड नहीं है, तो मतलब कमी होगी यहाँ पे। तो इस चक्कर में जो उत्तराखंड का CMPA है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्रपोजल रखेंगे
बाकी स्टेट्स में प्लांटेशन ड्राइव करने की। साथ ही साथ उन्होंने टारगेट भी सेट किया है कि जो उनकी बैकलॉग है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की, उसको वो अगले 2 सालों में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि उनका उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है और जो राजस्थान है, उनको उन्होंने 2 एरियाज को इन्होंने चूज किया है कि वहां पर हम प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। अगर हम कैंपा के बारे में बात करनी चाहें तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है, फॉरेस्टेशन को प्रमोट करना और जो रीजनरेशन एक्टिविटीज हैं उनको भी प्रमोट करना, ताकि जो नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए लैंड यूज की जाती है उसका कंपनसेशन हो सके। इसी की तरह आपका नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल भी होता है बेसिकली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत स्थापित की गई थी। तो उसमें बेसिकली उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या मैंडेट है, तो जो आपका स्टेट कैंपा है उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। जितना भी उनको साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल या कोई और असिस्टेंस चाहिए होगी स्टेट कैंपा को, उसको वो प्रोवाइड करेंगे। अगर उन्हें कोई रिकमेंडेशंस चाहिए होंगी स्टेट कैंपा को कि किस तरीके से कोई एक्टिविटी कैरी आउट करनी है कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, तो उसमें भी वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। और साथ के साथ जो अगर किसी इंटर स्टेट या सेंटर स्टेट इश्यूज होंगे तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए आपकी ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है स्टेट कैंपा को। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा इसका एक फंडा है। तो आप जरूर देखिए कि किस तरीके से बॉडी काम करती है, कौन इस बॉडी को हेड करता है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। आपका जो आज का थर्ड टॉपिक है वो है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ठीक है जी, तो इसमें रिसेंटली ही जो आपकी नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आपके एक नए ग्लोबल सेट ऑफ प्रिंसिपल अनाउंस किए हैं फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो आपके ये नए ग्लोबल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, इनका ही नाम आर्टेमिस अकॉर्ड्स है। ठीक है जी, तो इसमें अगर हम देखें कि जो आपके फाउंडिंग मेंबर नेशंस है जिन्होंने साइन किया है, तो उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ मेंशन है। और जो आपका आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 का और जो आपके आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं, दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स हैं, दोनों सेम प्रिंसिपल्स आपके शेयर करते हैं। तो आपके जो आर्टेमिस अकॉर्ड के अंडर जितने भी सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने सब एक कॉमन एग्रीमेंट पे आए हैं कि पहली बात तो कि जितनी भी वो एक्टिविटीज करेंगे वो पीसफुली कंडक्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि जितनी भी उनकी पॉलिसीज होंगी या प्लान्स होंगी स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, उनको वो पब्लिकली और ट्रांसपेरेंटली शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर बात हुई है कि ओपन स्टैंडर्ड्स और इंटर ऑपरेबिलिटी की, मतलब कि इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करने की। फिर बात हुई है आपकी इमरजेंसी असिस्टेंस की, कि किस तरीके की अगर इमरजेंसी असिस्टेंस किसी नेशन को प्रोवाइड करनी है तो जो आप उसके बाकी मेंबर नेशंस हैं वो स्टेप फॉरवर्ड करें और हेल्प करें। फिर बात की है कि जितने भी आपके स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रजिस्टर करने की, ताकि किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस, जो हार्मफुल इंटरफेरेंस है, उसको अवॉइड किया जा सके। जितना भी साइंटिफिक डेटा है उसको पब्लिकली रिलीज करने की। फिर बताया गया है कि जितनी भी उनकी आर्टिफैक्ट्स हैं और जो साइट्स हैं हिस्टोरिक वैल्यू की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। फिर बात की गई है कि जितने भी आपके स्पेस रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट और यूज करने की इन अकॉर्डेंस विद द आउटर स्पेस ट्रीटी। फिर बात की गई है कि जिस तरीके की अगर कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है मेंबर नेशन, तो उसकी वो पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को वो अवॉइड करें। ठीक है जी, फिर लास्ट में बात की गई है कि जितना भी आपका ऑर्बिटल डेब्रिस है आउटर स्पेस में प्रेजेंट है, तो उसको मिटिगेट करने की। तो ये थोड़े सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिन पर ये आपका आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है आपके मेंबर नेशंस ने। बेसिकली 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू आउटर स्पेस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले हम बात करेंगे आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी की, जो कि 1967 में आई थी। ठीक है जी, सिंपल सा फंडा इसका यही था कि किसी भी तरीके के जो आपके वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के, वो स्पेस में अलाउ बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। जो आपकी मून और अदर बॉडीज हैं दैट आर ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। फिर आता है आपका रेस्क्यू एग्रीमेंट। तो रेस्क्यू एग्रीमेंट में बेसिकली क्या है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी आपदा आती है किसी स्पेसक्राफ्ट पे, तो जो आपकी स्टेट पार्टीज हैं वो उसको सॉल्व आउट करने के लिए पूरा सहयोग देंगी। ठीक है जी, और ये आपकी आई थी 1968 में। फिर आती है आपकी लाइबिलिटी कन्वेंशन। तो बेसिकली आपकी 1972 में आई थी, जिसके तहत लाइबिलिटी रूल्स सेट किए गए थे स्पेस के लिए। इसमें जो आपकी सोवियत यूनियन थी उनको पेनल्टी लगी थी अंडर दिस कन्वेंशन, जब उनका एक न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर सैटेलाइट क्रैश कर गया था कनाडा में। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, जो कि 1976 में आया था। तो बेसिकली ये सिस्टम तैयार किया गया था कि आइडेंटिफाई किया जाए स्पेस ऑब्जेक्ट्स को, फिर उनका रजिस्टर किया जाए। ठीक है जी, फिर आता है आपका मून एग्रीमेंट। बेसिकली आपका इस एग्रीमेंट में क्या था कि जो आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी थी उसी को थोड़ा एलेबोरेट किया गया और कहा गया कि जो आपके मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सिर्फ आपके पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज करने चाहिए, और उनका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरीके का अगर कोई स्टेशन बिल्ड कर रही है कोई
नेशन, तो उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके 5 ट्रीटीज थे, हम कह सकते हैं एग्रीमेंट थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है। आज का जो आपका फोर्थ टॉपिक है उसमें बात करेंगे कि आपकी जो एक यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी है, उन्होंने एक स्टार के लास्ट मोमेंट्स को कैप्चर किया। तो उसमें उन्होंने ये देखा दैट अ सुपर मैसिव ब्लैक होल रिप्ड अपार्ट अ स्टार, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। तो बेसिकली आपका इसमें क्या होता है, तो जो आपके स्टार होते हैं वो डिसरप्ट कर दिए जाते हैं ब्लैक होल द्वारा। जब जो ब्लैक होल है, सपोज अगर ये आपका ब्लैक होल है, जो उसकी टाइडल ग्रेविटी होगी, टाइडल ग्रेविटी आपकी हुई जिस हिसाब से वो आपके बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच रहा है, और जो एक स्टार होगा आपका यहाँ पर, जो उसकी अपनी सेल्फ ग्रेविटी होगी, जब इसकी टाइडल ग्रेविटी उसकी सेल्फ ग्रेविटी से एक्सीड कर जाएगी, तो वो उस स्टार को अपनी ओर खींचेगा और अपने अंदर समा लेगा। ठीक है जी, तो बेसिक सा फंडा है आपका टाइडल डिसरप्शन इवेंट का। इसी को हम एक तरीके से स्पेगेटिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टार एक पतली सी धार की तरह, जैसे हमें स्पैगेटी होती है बिल्कुल लॉन्ग एंड थिन, उसकी तरह ब्लैक होल में समा जाती है। बेसिकली आपके 4 तरीके के ब्लैक होल होते हैं, स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव एंड मिनिएचर। जो मोस्ट कॉमन ब्लैक होल होता है वो आपका स्टेलर डेथ होता है। तो बेसिकली जब भी आपका स्टार का जब लाइफ खत्म होने को आती है, तो मोस्टली क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, मास लूज कर देते हैं, और फिर कूल फॉर्म में आके व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं। बट जो आपके लार्ज बॉडीज होती हैं, लार्ज फेयरी बॉडीज होती हैं, कि समझ लीजिए आपकी जो हमारा खुद का सन है उससे 10-20 टाइम्स ज्यादा मैसिव बॉडीज जो होंगी, दे आर डेस्टिन्ड टू बिकम आइदर सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार, जिन्हें हम स्टेलर मास ब्लैक होल्स भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब उनकी फाइनल स्टेजेस चल रही होंगी, एक एक्सप्लोजन होगा जिसे हम सुपरनोवा का प्रिंसिपल भी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही एक्सप्लोजन होगा, उसके बाद जो स्टार का जितना भी मैटर होगा वो स्पेस में बर्स्ट आउट हो जाएगा, और सिर्फ उसकी जो स्टेलर कोर है वही प्रेजेंट रहेगी। तो जब स्टार आपका जिंदा होता है, जब वो अलाइव होता है, तो उसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट आउटवर्ड पुश क्रिएट करती है, स्टार की अपनी ग्रेविटी है उसको बैलेंस करने के लिए। बट जब आपका स्टार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया, कि जब उस एक्सप्लोड हो गया, तो सिर्फ आपकी स्टेलर कोर ही रहेगी, तो आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो उसकी सेल्फ ग्रेविटी है वो एक्ट करना शुरू कर देगी, और फिर क्या होगा कि जो आपकी स्टार की कोर है वो आपस में ही इट विल बिगिन टू कोलैप इन ऑन इटसेल्फ। इस तरह आपका ब्लैक होल पैदा होता है। ठीक है जी, जितना भी स्टार का जितनी भी बल्क में जो उसका मास था वो कोलैप्स हुआ और इन्फिनिटली एक स्मॉल पॉइंट में जाके अकोमुलेट हो गया, तो वो जो जितना भी बल्क था वो उस ब्लैक होल को उसकी एक पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सा फंडा है ये। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। इसी तरीके से काफी आपके स्टेलर मास ब्लैक होल्स होते हैं जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है। व्हाइट ड्वार्फ, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो वो एक तरीके से वो स्टार व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए, आज का आपका लास्ट टॉपिक है, इंडस वाटर ट्रीटी ने रिसेंटली ही 60 साल कंप्लीट किए। तो आपकी ये साइन की गई थी सितंबर 1960 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें आपका जो वर्ल्ड बैंक था, उन्होंने ब्रोकर का रोल निभाया था। तो इस ट्रीटी के आधार पर क्या हुआ कि जितना भी आपका पानी था वेस्टर्न रिवर्स का, इंडस, झेलम या फिर आपकी चिनाब है, वो दे दिया गया आपका पाकिस्तान को, और जितना भी आपका रावी, ब्यास और सतलुज का पानी था वो इंडिया को दे दिया गया। ठीक है जी, इसी के तहत आपके 2 डैम भी थे, तरबेला डैम और मंगला डैम, जो कि कंस्ट्रक्ट किए गए। तरबेला डैम आपका इंडस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, और मंगला डैम आपका झेलम रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो मोस्टली जितनी फाइनेंसिंग थी वो वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्री से ही आई थी इसमें। फिर इसके तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बिठाया गया, ताकि किसी भी तरीके का अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो तो वो इजीली रिजॉल्व किया जा सके। अगर हम इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे तो आपकी बेसिकली ये साउथ वेस्टर्न तिब्बत से शुरू होती है, फिर आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से बहती हुई आपकी पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, और लास्ट में आपकी अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है जी, इसके साथ ही इसकी काफी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आपकी तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, फिर आपकी यहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से होती हुई आपकी पाकिस्तान में एंटर कर गई। ये जितनी भी इसकी साथ में ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ मेंशन्ड है, तो आप इजिली इस चीज को यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के तो हमारे करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होते हैं, तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपके करंट अफेयर्स बेसिकली क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अब जो यूपीएससी का पैटर्न हो गया है उसके आधार पर अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें
कि सपोज आप यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे, ठीक है जी, और यूपीएससी आपका यहाँ पर खड़ा है, बीच में है एक बहुत बड़ी खाई। तो आपको जो पिलर कंस्ट्रक्ट करना है अपनी प्रिपरेशन का, तो जो आप उसकी फाउंडेशन है ना, वो आपके करंट अफेयर्स पर ही टिकी है, ठीक है जी। क्योंकि आप जितना भी स्टैटिक पार्ट पढ़ लो, अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो आप उस स्टैटिक पार्ट की एप्लीकेशन नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको वो अप्लाई करना है। वैसे ही आपका ना कि सिर्फ एक प्री स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये मेंस के लिए भी कह रहा हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो डायनामिक नेचर के होंगे, स्टैटिक नेचर के क्वेश्चन आना बहुत ही कम हो गए हैं। तो आपको ये अगर ये ब्रिज पार करना है, पहली बात तो आपको ये ब्रिज तैयार करना होगा अपनी प्रिपरेशन से। पार तो आप तब करेंगे जब आप अटेम्प्ट्स देंगे, ठीक है जी। तो जो आपकी इसकी फाउंडेशन है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए करंट अफेयर ही है, ठीक है। जितना आप इसको एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे, उतना ही आपका बेस स्ट्रांग होता जाएगा, उतनी ही आपकी इजीली ये जो जर्नी है ये आपकी पूरी हो जाएगी। तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कितनी इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की। तो जाने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं 2020 के लिए, टेस्ट सीरीज भी हैं, इसमें आपका ऐसे का कंपोनेंट भी हमने कवर किया है एक अलग से कोर्स में। फिर आपकी जो ऑल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का मेंस टेस्ट सीरीज है वो भी हमने लॉन्च किया है। इसमें आपको एक्सटेंसिवली टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। 8 आपके टोटल टेस्ट हैं जिनमें आपके 4 हाफ लेंथ होंगे और 4 फुल लेंथ होंगे, जिनमें आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। साथ के साथ जो हमारा सोशियोलॉजी का कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया गया है 2020 मेंस के लिए। तो आप ज़रूर इसकी अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और जो हमारे भाई बंधु अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं 2021 के लिए, तो उनके लिए भी हमारा जो जनरल स्टडीज़ का लास्ट बैच है, बैच 4, वो भी लॉन्च कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन लिमिटेड हैं इसमें सीट्स, तो जितना जल्दी आप रजिस्टर करें उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। जो आपका सोशियोलॉजी का बैच है 2021 के लिए, वो भी हमारा लॉन्च कर दिया गया है। सेम उसी तरह ऐसे का बैच और हमारा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ऑप्शनल का बैच है वो भी लॉन्च कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जितना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वो जो आपको ब्रिज पार करना है, तो उतनी ही जल्दी आपका ब्रिज स्ट्रांग होगा, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।